हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड क्या है? तो मैटर का एक स्टेट है। मैटर का एक स्टेट है, अवस्था है। मैटर को आप लोग जानते हैं कि जनरली जो मैटर होता है, जो स्टेट होता है मैटर का, 3 स्टेट होता है। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। तो ये सॉलिड स्टेट है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने स्थान पर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। सॉलिड मैटर का वह स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने स्थान पर फिक्स होते हैं, एट रैंडम मोशन नहीं करते हैं या ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करते हैं। तो ये हम लोगों ने जाना सॉलिड। और डियर स्टूडेंट, जो सॉलिड होता है वो या तो एटम से मिलके बना होता है, या तो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, या तो आयन से मिलके बना होता है। सॉलिड जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? या तो एटम से मिलके बना होता है, या तो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, या तो आयन से मिलके बना होता है। तो ये जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ए बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में एम बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में आई बोलेंगे, और ये तीनों को मिलाकर हम बना देंगे क्या? ए एम आई, अम्मी। ठीक है। तो जो सॉलिड स्टेट होता है, जो सॉलिड होता है, जो आसपास आप लोग मतलब देखते हैं या जिसका यूज करते हैं, ठीक है, वो किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना हो गया, तो मॉलिक्यूल से मिलके बना हो गया, तो आयन से मिलके बना होगा। ठीक है। अच्छा, जो सॉलिड स्टेट की जो प्रॉपर्टीज होता है, सॉलिड स्टेट की जो प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टी जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो बाइंडिंग फोर्स पर डिपेंड करता है। बाइंडिंग फोर्स पर डिपेंड करता है। और किसके बीच में बाइंडिंग फोर्स? तो जो एटम मॉलिक्यूल्स आयंस है, ठीक है, तो एटम एटम के बीच में बाइंडिंग फोर्स हो जाएगा, या मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में बाइंडिंग फोर्स हो जाएगा, या आयंस आयंस के बीच में बाइंडिंग फोर्स हो जाएगा। तो जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है किस पर डिपेंड करता है? बाइंडिंग फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है यहाँ पर? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और आयन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है? जो सॉलिड बनाने में भाग लेता है, ऐसा पार्टिकल जो सॉलिड बनाने में भाग लेता है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये एटम मॉलिक्यूल्स आयंस हो गया। और जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है वो किस पर डिपेंड करती है? बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एटम मॉलिक्यूल्स आयंस या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। इट्स ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। देखिए, जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड किससे बना होता है? एटम मॉलिक्यूल्स आयन से मिलके बना होता है। ठीक है। तो मान लीजिए एटम से मिलके बना है सॉलिड, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो अपने जगह पर फिक्स होते हैं, ऑस्किलेट नहीं करते हैं। सॉरी, मतलब क्या करते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करते हैं। ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करते हैं, मतलब स्थानांतरीय गति नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। लेकिन ये हो सकता है ऑस्किलेट, अपने स्थान पर क्या हो सकते हैं? ऑस्किलेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। ऑस्किलेट कर सकते हैं अपने स्थान पर, केवल ऑस्किलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। तो केवल वाइब्रेशनल मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है। जो भी सॉलिड स्टेट बनाने में जो भाग लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का केवल वाइब्रेशनल या ऑस्किलेशन होता है, या ऑस्किलेट करते हैं, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है। एक जगह पर क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स फिक्स होते हैं। इट्स ओके। आगे जो है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। तो क्या जाना आप लोगों ने?
कि जो सॉलिड होता है वो किससे मिलके बना होता है, एटम मॉलिक्यूल साइंस से मिलके बना होता है। और जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है किस पर डिपेंड करती है, और बाइंडिंग फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। और इसका जो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकते हैं, केवल एक वाइब्रेशनल मोशन या अपने स्थान पर ऑस्किलेट कर सकते हैं। ठीक है। और आगे कोई भी सब्सटेंस लेंगे, जैसे मान लीजिए सॉलिड ही ले लिए, कोई भी सॉलिड ले लेंगे, कोई भी सॉलिड लेंगे, तो जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होगा, जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होगा वो किस बेस पर वेरिएशन होगा, इसकी प्रॉपर्टीज का वेरिएशन किस बेस पर होगा। तो ये जो है, जो बेस है उसका एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है, उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। और दूसरा फैक्टर जो होता है वो एनर्जी होता है। ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है इस दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और उसके पास कितनी एनर्जी है। ठीक है। ये दो फैक्टर है जो किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है ये दोनों फैक्टर पर डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या है, जो एटम मॉलिक्यूल्स आयंस मिलकर सॉलिड बना रहे हैं, एटम एटम मान लो मिलकर जो सॉलिड बना रहे हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंटर। ठीक है। यहाँ इंटर एटॉमिक फोर्स हो जाएगा, जब एटम होगा तो इंटर एटॉमिक बोलेंगे। यहाँ इंटर मालिकुलर फोर्सेज है तो मालिक्यूल का मतलब जैसे H2O ले लो, H2O ले लो, तो जो इनके बीच में जो फोर्स लगता है इंटर मालिकुलर फोर्स हो जाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक तो इंटर मालिकुलर फोर्सेज पर डिपेंड करती है और दूसरी जो है एनर्जी पर डिपेंड करती है कि इसके पास जो है एनर्जी कितना है, जो मालिक्यूल्स है उसके पास एनर्जी कितना है। ठीक है। तो अब जो है जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है, मैं जो स्पेशल जो है यहाँ पर सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है तो क्या क्या होती है। देखिए, जो सॉलिड होता है उसका जो मास होता है, मास, वॉल्यूम और मास, वॉल्यूम और शेप, ये तीनों के तीनों क्या होता है, ये तीनों के तीनों होता है डिफिनिट। क्या होता है, डिफिनिट होता है, फिक्स्ड होता है, कोई वेरिएशन नहीं होता। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गए। और इसमें एक प्रॉपर्टीज होता है कि जो इंटर मालिकुलर फोर्सेज होता है, जो इंटर मालिकुलर फोर्सेज होता है सॉलिड के अंतर, मैं दूसरा जो प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूँ कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है। तीसरा ये होता है कि जो इंटर मालिकुलर जो डिस्टेंस होता है, जो मालिक्यूल्स मालिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है, छोटा होता है। जो अगर सॉलिड होगा तो क्या हो, बहुत शॉर्ट होगा, छोटा होगा। तो जो इंटर मालिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा होता है। इंटर मालिकुलर डिस्टेंस क्या है, जो मालिक्यूल्स मालिक्यूल्स के बीच में जो जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटर मालिकुलर डिस्टेंस। ये बहुत ही छोटा होता है क्योंकि सॉलिड स्टेट में पास पास होते हैं मालिक्यूल्स। तीस ये हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। और चौथा जो इसमें जो होता है, जो प्रॉपर्टीज होती है, ये होता है कि मतलब जिससे ये मिल के बना है एटम मालिक्यूल साइंस, एटम मालिक्यूल साइंस, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इधर उधर मोशन नहीं करते हैं। तो ये स्पेशल जो है प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है। और एक और प्रॉपर्टीज है इसका कि जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सॉलिड 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 ले लीजिए, इधर से दबाइए, इधर से दबाइए, इधर से दबाइए, चाहे इधर से दबाइए,
ये कंप्रेस नहीं होगा, मतलब दबेगा नहीं। ठीक है, इसमें शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। और क्या होता है ये रिजिड भी होता है। ये क्या होता है, रिजिड भी होता है। तो जो सॉलिड होता है उसका मास वॉल्यूम से फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है बहुत स्ट्रांग होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है। और जो एटम मॉलिक्यूल्स आयंस के जो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे सॉलिड मिल के बना है, वो अपने स्थान पर फिक्स होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करते हैं। और ये जो सॉलिड होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब इसको दबाने से जो है कंप्रेस नहीं होता है। और ये रिजिड होता है, मतलब कठोर होता है। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब जो है जो अगर हम बात करें एटम मॉलिक्यूल्स आयंस के अरेंजमेंट की, अगर बात करें एटम मॉलिक्यूल्स आयंस का अरेंजमेंट, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जैसे हम ये जो सॉलिड है वो किससे मिलके बना है, एटम मॉलिक्यूल्स आयंस से मिलके बना। तो अगर हम एटम मॉलिक्यूल्स आयंस के अरेंजमेंट की बात करें, किसी बात करें अरेंजमेंट, मतलब इसकी व्यवस्था की बात करें, इसकी जो सजावट की बात करें, तो अगर एटम मॉलिक्यूल्स आयंस की सजावट की बात करेंगे तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट, उसको टू पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, टू पार्ट में बांटा जाता है। एक जो एमार्फस होता है और एक होता है क्रिस्टलाइन। एक जो होता है एमार्फस होता है और एक होता है क्रिस्टलाइन। ये किस बेस पर बांटा गया है, जो एटम मॉलिक्यूल्स आयंस है जिससे सॉलिड बना होता है, उसकी अरेंजमेंट कैसा है, उसकी जो सजावट कैसा है। तो एटम मॉलिक्यूल्स आयंस की सजावट के आधार आधार पर सॉलिड स्टेट को हम लोग फर्दर जो टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक एमार्फस होता है और एक होता है क्रिस्टलाइन। एक एमार्फस होता है और एक होता है क्रिस्टलाइन। ओके, अब देखिए जो एमार्फस होता है, जो एमार्फस होता है, वो एमार्फस क्या है। तो एमार्फस वो होते हैं जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस सजते हैं। जो अरेंजमेंट होता है, जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा अरेंजमेंट होता है, शॉर्ट रेंज आर्डर का होता है। शॉर्ट रेंज आर्डर, शॉर्ट रेंज आर्डर। शॉर्ट रेंज आर्डर का मतलब क्या हुआ, जैसे अट्रेंडम इधर उधर जो है, जो पार्टिकल्स होते हैं इधर उधर होते हैं, कोई उसमें क्रम से जो है सजावट नहीं होती है, कोई उसमें आर्डर पेयर में नहीं होते हैं। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज आर्डर। जैसे मान लो दो लोग लाइन से खड़े हैं, लेकिन तीसरा क्या हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ट्रेंडम हो जाएंगे। ठीक है, और आगे चल के तीन लोग मान लो लाइन में खड़े हैं, लेकिन आगे चल के मान लो चार लोग इधर उधर हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज आर्डर, कोई जो है इसमें आर्डर नहीं है। ठीक है, तो ये एमार्फस हो गया। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज आर्डर होता है। और ये जो इसमें अगर हम बात करें तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स वो क्या होते हैं, वैसे अट्रेंडम सजे होते हैं। अट्रेंडम मतलब इरेगुलर, हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं इरेगुलर। क्या होते हैं, इरेगुलर सजे होते हैं, मतलब उस ऐसे अट्रेंडम होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। और अगर हम क्रिस्टलाइन की अगर बात करेंगे, जो अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज आर्डर होता है। मतलब जो एटम मॉलिक्यूल साइंस होता है जिससे सॉलिड बना होता है, वो क्या होते हैं, क्रम से सजे होते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन होता है उसमें लॉन्ग रेंज आर्डर होता है। क्या होता है, लॉन्ग रेंज आर्डर, मतलब क्रम से सजे होते हैं। क्या होते हैं, क्रम से सजे होते हैं। और इसमें इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो जो क्रिस्टलाइन होता है, जो क्रिस्टलाइन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, MP, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या होता है, वो होता है शार्प, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है।
अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी आप क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ले लीजिए, उसको आप जो है गलाना चाहते हैं, मेल्टिंग कराना चाह रहे हैं, उसको चाह रहे हैं कि गल जाए। तो ये मान लीजिए कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब इसको मेल्ट कराना चाहेंगे, इसको हीट देंगे, हीट एनर्जी देंगे, तो इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा, वैसे क्या होगा, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि 99 पर भी मेल्ट होगा, 90 90 पर भी मेल्ट होगा, 80 डिग्री सेल्सियस पर भी थोड़ा मेल्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो केवल मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है तो 100 पर जाएगा तभी जो है ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो इसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो एमार्फस होता है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो शार्प नहीं होता। ठीक है, शार्प नहीं होता। तो एमार्फस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है, क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। मतलब ये एमार्फस का शार्प नहीं है, इसका मतलब क्या, जब कोई एमार्फस सब्सटेंस लेंगे, मान लो आप ग्लास लेंगे, तो पहले ग्लास जो होगा वो क्या होगा, मान लीजिए इसका जो है इसका भी मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ग्लास क्या होगा, 100 मतलब 80 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा, 80 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा, और 80 डिग्री सेल्सियस ये 80 पर भी थोड़ा नरम होगा, सॉफ्ट होगा। उसके बाद जो है फिर 90 पर भी थोड़ा और गलेगा, और 100 पर भी गलेगा, 120 पर भी गलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पहले ही इसका गलना जो स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, एमार्फस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। अब जो है इसमें देखिए, जो हम बात करें एमार्फस और क्रिस्टलाइन की, तो अगर ये जो क्रिस्टलाइन होता है उसका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है, हीट ऑफ फ्यूजन होता है, वो क्या होता है, इसका फिक्स्ड होता है, डिफिनिट होता है। जो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, डिफिनिट होता है। इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है। अब ये जो डिफिनिट का मतलब क्या हुआ, डिफिनिट का मतलब ये हुआ, हीट ऑफ फ्यूजन के पहले ही जान लीजिए कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। तो हीट ऑफ जो फ्यूजन है वो क्या है, देखिए जो सॉलिड है वो किससे मिलके बना है, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन से मिलके बना है। तो जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, सीपी। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मतलब जो सीपी है, जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है जिनसे सॉलिड मिलके बना है, अब ये मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसके वजह से ये सॉलिड स्टेट में है। तो इसको हम चाहते हैं कि ये गल जाए, मेल्ट हो जाए। तो मेल्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये बाइंडिंग फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। जो बाइंडिंग फोर्स है उसको, उसके विपरीत हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तब जाके ये गलेगा। तो किसी भी मतलब कोई भी जो एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो उसके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ने के लिए, और तोड़कर जो है उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन होता है उसका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब डिफिनिट होता है। ये फिक्स जो है एनर्जी पर क्या होता है, डिफ्यूज होता है। जैसे आइस ले लीजिए, आइस क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो सॉलिड स्टेट में होता है और लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, तो उसका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो फिक्स होता है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड एनर्जी लेकर सराउंडिंग से वो मेल्ट होता है। एमार्फस क्या क्या होता है, हीट ऑफ जो फ्यूजन होता है, हीट ऑफ फ्यूजन वो डिफिनिट नहीं होता, डिफिनिट नहीं होता है।
जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है डिफिनिट नहीं होता। तो ये हो गया। अब एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि जो एमार्फोस होता है वो क्या है, उसको हम लोग सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड। सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। जो एमार्फस होता है उसको सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी जानते हैं, या उसको जो है सूडो सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। सूडो सॉलिड। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है एमार्फस की, सेम लिक्विड की तरह होती है। जैसे लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है फ्लो करता है, फ्लो का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, उसी तरह से जो एमार्फस होता है उसकी भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं या जा सकते हैं। तो इसलिए जो है इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। जैसे ये ग्लास है, यहाँ ग्लास लिए हैं हमने, ये क्या है? एमार्फस है। जो ग्लास है एमार्फस है। तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड है। क्यों? इसको देखिए, इसके जो पार्टिकल्स है वो एक स्थान पर फिक्स नहीं है, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अगर मान लो ऐसे ही 100 वर्ष तक रख दिया जाए, ठीक है, 100 वर्ष के लिए ऐसे ही रख दिया जाए ग्लास को, तो 100 वर्ष के बाद देखेंगे तो नीचे की जो मोटाई होगा इसका वो ज़्यादा होगा ऊपर के तुलना में। तो हम्म बात चल रही थी सुपर कूल लिक्विड की, कि जो एमार्फस होता है सुपर कूल लिक्विड होता है, ट्रैंडम मोशन होता है इसमें, मतलब जो एटम मॉलिक्यूल्स आयन होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोशन कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होता, इसको सुपर कूल लिक्विड नहीं कहते। ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड के बारे में। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जो इसमें जो है जो एमार्फस होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होता है वो आइसोट्रोपिक होता है। मतलब ये जो इसका जो नेचर होता है एमार्फस का वो क्या होता है? आइसोट्रोपिक। और जो क्रिस्टलाइन होता है उसका जो प्रॉपर्टीज होता है, उसका जो नेचर होता है एनसोट्रॉपिक होता है। अब ये आइसोट्रोपिक और एनसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है उसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक। अब ये कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है? जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जैसे मान लो रेजिस्टेंस हो गया। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इस तो एमार्फस की जो प्रॉपर्टीज होगा जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, उसकी जो है प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, ये क्वार्ट्ज जो ग्लास होता है वो क्या होता है? एमार्फस होता है। और तो आप जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है निकाले, चाहे इधर से लाइट पास करा के निकाले, चाहे इधर से लाइट पास कराएं, चाहे इधर से लाइट पास कराएं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा हमेशा एन ही आएगा, मतलब फिक्स आएगा, सेम आएगा। ठीक है। लेकिन आप लोग अगर क्रिस्टलाइन लेंगे, मान लो एक क्वार्ट्स ले लिए, देखिए जो क्वार्ट्स ग्लास होता है वो एमार्फस होता है, जो क्वार्ट्स होता है जैसे ये इस तरह से होता है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। ये क्रिस्टलाइन है। तो अगर हम इधर से लाइट पास करा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो n1 आएगा, और जब इधर से लाइट पास कराएंगे तो वहां पर क्या आएगा? n2 आएगा, और इधर से पास कराएंगे तो n3 आएगा। मीन्स कि जो अगर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्रिस्टलाइन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अगर डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो उसको बोलते हैं
एनसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब एनसोट्रॉपिक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एग्जाम्पल। और एक और एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कोई जो है वो ले लीजिए, मेटल ले लीजिए, मेटल जो क्रिस्टलाइन है। क्या है क्रिस्टलाइन? तो अगर मेटल का आप लोग रेजिस्टेंस तो बात कर रहे थे हम लोग। अगर क्रिस्टलाइन ले लीजिए, और क्रिस्टलाइन का आप लोग जो है चाहेंगे रेजिस्टेंस निकालना। कोई मेटल ले लीजिए, मैंने मेटल ले लिया यहाँ पर, तो इसका रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं आप। तो इधर से अगर यहाँ वायर जोड़ेंगे, एक वायर यहाँ जोड़ेंगे, और इसका रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस आएगा आर। लेकिन रेजिस्टेंस निकालते समय अगर एक वायर को प्लस को यहाँ जोड़ दिया और एक माइनस को यहाँ जोड़ दिया, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा? अलग आएगा, R2 आ जाएगा। तो ये जो है, इसकी जो मतलब जो क्रिस्टाइन होता है, जो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस हुआ, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो इसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, कि ये एनिसोट्रॉपिक होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत।